उसी दिन गोल्ड एंड सिल्वर ऑल टाइम हाई जाता है और फिर उसी दिन इतना डिप हो जाता है कि खबर बन जाती है। तो चांदी के साथ अगर हम शुरुआत करें तो क्या चल रहा है चांदी में? लोग जब मुनाफा वसूली करते हैं तो मार्केट निश्चित रूप से नीचे जाता ही है। मैं जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख रही थी तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि 1980 के बाद इंट्राडे में सिल्वर की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अब हर कोई कह रहा है कि चांदी जो इतना भागी उसके पीछे तीन ही चीजें, चाइना चाइना चाइना। जो इंडस्ट्रीज को चांदी चाहिए वो चांदी चाइना से आती है और चाइना ने भी पिछले कुछ समय से एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब चांदी चाइना से आ नहीं रही, अब नीड बनती है तो क्या लगता है बाकी लोगों को लगता है अच्छा ये चीज कम हो रही है तो इसी चीज को हम भी खरीदते हैं। फिलहाल ये रीजन नजर आ रहा है। अब क्योंकि हमने चांदी को पीक तक जाते भी देख लिया है और हमने चांदी को बहुत ज्यादा क्रैश होते भी देख लिया है। या जितना वोलेटाइल चांदी हमेशा से रही है और बीते दिनों हमने देखी भी, आम निवेशक के लिए भी क्या चांदी है? देखिए, अगर चांदी 3 लाख या उससे नीचे आ रही है तो चांदी लेने में आज भी कोई हर्ज नहीं। मेरी एडवाइस ये है कि इन्वेस्टर सोने चांदी का कॉम्बिनेशन इन्वेस्ट करें। इतना जो हम वोलेटिलिटी गोल्ड में देख रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? ट्रम्प डिस्टर्ब करेगा, गोल्ड सर्च करेगा ही। तो गोल्ड अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। कोई ऐसी एक बॉर्डर लाइन है जो आप बताएं कि यहाँ तक आए तो फिर मत सोचना, बस खरीद लेना। देखिए, सोने में अगर आज के रेट से अगर 10% भी कम हो जाता है तो सोना ले लेना चाहिए। ओके। किसी भी हालत में ले लेना चाहिए। और वहीं चांदी में भी अगर चांदी 2 लाख 2.5 लाख से अगर नीचे आ जाए तो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। 2026-27 में चांदी 100% 5 लाख पहुंचेगी। कॉपर इज न्यू सिल्वर। क्या कॉपर आगे आने वाले समय में चांदी या सोना बनने जा रहा है क्या? चांदी आभूषणों के भी काम आती है और इन्वेस्टमेंट के भी काम आती है, लेकिन कॉपर इन सब का 50 टाइम 100 टाइम ज्यादा यूज होता है। तो कॉपर एक नई सिल्वर है, सिल्वर जैसा बिहेव कर रही है। कॉपर लगातार बढ़ रहा है। मैं अगर 25 से 30% मेटल में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो कॉपर का रेशियो कितना रहे, सिल्वर का कितना रहे, गोल्ड का कितना रहे? मैं समझता हूँ 50-30-20। 50 तो आज भी गोल्ड है, 30 में सिल्वर कर लीजिए और बचे 20 में कॉपर कर लीजिए। लेकिन सोना हमेशा इन तीनों मेटल में सबसे ज्यादा होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सोने और चांदी में हो क्या रहा है कोई नहीं समझ पा रहा। जब बढ़ रहा था तो ऐसे बढ़ रहा था कि कहां जाकर थमेगा ये नहीं समझ आ रहा था, और जब क्रैश हुआ तो ऐसा क्रैश हुआ कि 1980 के बाद इंट्राडे में सबसे ज्यादा गिरावट चांदी में दर्ज हो गई। अब उसी दिन ऑल टाइम हाई हो जाना, उसी दिन इतना ज्यादा क्रैश हो जाना, समझना मुश्किल है कि क्या मुनाफा वसूली नहीं की है तो वो कर लिया जाए, या अब जब घट गया है निवेश कर लिया जाए। यही समझने के लिए हम लगातार एक्सपर्ट से बात करते हैं। देखो, मैं हमेशा आपको कहती हूं मैं एक्सपर्ट हूं नहीं, इसलिए जानकार जो हैं उन्हें पॉडकास्ट में मिलाती हूं ताकि आपको मदद मिल सके। आज पॉडकास्ट में हमने बुलाया सीए मनीष गुप्ता सर को। उनसे हमने समझा कि सोने और चांदी में निवेश का तरीका क्या बदल देना चाहिए, मुनाफा वसूली जो चांदी में हुई है उसके बाद क्या अभी और करेक्शन की उम्मीद है, चांदी टूटी तो कहां तक टूट सकती है, सोना गिरा तो कहां तक गिर सकता है, और सबसे अहम बात जो हर कोई कह रहा है, कॉपर इज न्यू गोल्ड, कॉपर इज न्यू सिल्वर। तो कॉपर में निवेश कैसे किया जाए, बढ़ाया जाए या जितना है उतने पर भी रुका जाए, ये सारी बातें पॉडकास्ट में आपको समझ में आएंगी। वर्ल्ड में क्या चल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर वो भी हमने थोड़ा समझने की कोशिश मनीष गुप्ता सर से की है। आगे बढ़ने के पहले आपको रिक्वेस्ट कर दूं कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो वो कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है तो प्लीज बेल आइकन आप प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और चलिए अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में है सीए मनीष गुप्ता सर। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो क्योंकि आज हम पूरे मेटल मार्केट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, मुझे आप ये बताएं कि सोना और चांदी दोनों में क्या हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं उसी दिन गोल्ड एंड सिल्वर ऑल टाइम हाई जाता है और फिर उसी दिन इतना डिप हो जाता है कि खबर बन जाती है। मतलब मुझे लगता है मीडिया वालों को समझ नहीं आ रहा होगा कि आज ही ऑल टाइम हाई हुआ ये खबर छापें कि इतना उसी दिन गिर गया ये छापें। तो चांदी के साथ अगर हम शुरुआत करें तो क्या चल रहा है चांदी में?
देखिए अभी अभी 1.25 लाख रुपए चांदी पर किलो घट गई और अभी ऑल टाइम हाई पहुंची। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ऐसा क्यों है? तो ये सबसे पहले समझ लीजिए, ये इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक रूल है। जब भी कोई शेयर मार्केट है, निफ्टी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई है, जो भी ये जिस दिन पीक पर पहुंचेंगे उस दिन मुनाफा वसूली होगी और वो उस दिन तो नीचे आएगा ही आएगा। यानी कभी भी अनटिल अनलेस कोई रैली चल रही हो कि आज भी बढ़ेगा, कल भी बढ़ेगा, रोज बढ़ेगा, जैसा पिछले आप देखें पिछले 10 दिनों 15 दिनों में, या जब से ये नया साल शुरू हुआ है, सोने चांदी लगातार बढ़ रहे थे, किसी भी एक दिन शायद गिरे हो। लेकिन जब पीक पहुंचता है, जब एक माइंड में फ्रेम होता है, जैसे कि जब स्टॉक एक्सचेंज 50,000 पहुंचा या 60,000 पहुंचा या 40,000 पहुंचा, तो जिस दिन वो 40 पहुंचेगा, लोगों का ये मेरा टारगेट था, ये टारगेट से मुझे अपना सामान बेच कर निकलना है। तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं इन्वेस्टर जो उस दिन बेचने का प्लान करते हैं। जो बेयरिश माइंड के होते हैं वो कहते हैं कि जो मेरा टारगेट हो गया, अब मैं से इसमें अपनी कैपिटल निकाल लेता हूँ, अपने प्रॉफिट को पड़ा रहने देता हूँ। दूसरे लोग कहते हैं कि निकल के भागो, बहुत अच्छा टाइम है, अगली बार फिर अभी उतरेगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतरेगा, फिर ले लेंगे। और तीसरे वो लोग होते हैं कि बैलेंस कर लेते हैं, अपना प्रिंसिपल निकाल लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमा लिया कि अब कुछ खर्च करेंगे, ये जो पैसा कमाया इसको यूज़ करेंगे, और कुछ अपना प्रॉफिट पड़ा रहने दो। तो ऐसे लोग जब मुनाफा वसूली करते हैं तो मार्केट निश्चित रूप से नीचे जाता ही है। और ये किसी भी कमोडिटी में, किसी भी मेटल में और स्टॉक एक्सचेंज में, सब में ये रूल है। और ये इंडियन नहीं, इंटरनेशनल रूल है। अब एक वर्ड आता है मुनाफा वसूली। ये क्या हुआ? लोगों को लगता है पता नहीं क्या अजीब सा वर्ड है, मुनाफा वसूल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर किसी प्रोडक्ट में, चाहे म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, मैंने उसमें सपोज 1 लाख रुपए लगाए और वो 1,40,000 उसकी वैल्यू हो गई, तो मुझे लगता है कि इसमें से मैं 1 लाख रुपए निकाल लेता हूँ बेच के, यानी मेरी कॉस्ट बराबर हो गई, और अब मेरा 40 है, इसको मैं ग्रो होने देता हूँ। एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है, मैंने ये सारे पैसे 1 लाख का जो 40 हुआ बेचा, 40,000 अपना प्रॉफिट कमाया और मैं हैप्पी हूँ, यानी मैंने अपना प्रॉफिट रिकवर कर लिया मार्केट से। तो ये हुई मुनाफा वसूली, यानी अपनी प्रॉफिट मेक कर ली, प्रॉफिट मेकिंग बोलते हैं इसे। हमने अपनी प्रॉफिट बना लिया और प्रॉफिट्स बना लिया, मार्केट से निकल लिया। दोबारा स्ट्रेटजी बनाएंगे, दोबारा प्लान बनाएंगे कि अब दोबारा इन्वेस्ट इसमें करना है, तो कितना करना है और कब करना है। तो मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया है कि जब भी कोई बेचता है तो कोई ना कोई खरीदार होता ही है ना। हाँ। तो आज अगर कोई व्यक्ति मुनाफा वसूली कर रहा है, यानी अपनी मेटल को, अपने इन्वेस्टमेंट को बेच रहा है, इसका मतलब कोई और ये सोच रहा है कि अभी भी ठीक टाइम है, अभी मार्केट और जाएगा। तो ये मार्केट में चलता रहता है। लेकिन जिस दिन मार्केट में जिन तरह के लोगों की बहार हो, यानी डिमांड ज़्यादा होती है, वो होता है। अगर बेचने वालों की डिमांड हो गई तो मार्केट गिरता है, अगर खरीदने वालों की डिमांड होगी तो मार्केट चढ़ता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सोने चांदी में पिछले 1 साल में, पिछले स्पेशली 6 महीने में, और मोर स्पेसिफिकली पिछले 30 से 35 दिन में जो रेट बढ़े हैं, मुझे लगता है करेक्शन का दौर भी अब शुरू हो गया है। क्योंकि जिस तरह विश्व में शांति की खबरें आ रही हैं, मानो पुतिन और ट्रंप ने एक दूसरे को पॉजिटिव सिग्नल दिया है, अगर चाइना ने भी थोड़ा पॉजिटिव सिग्नल दिया तो मार्केट और इम्प्रूव होगा। इसे इम्प्रूव होने का मतलब प्राइस को ठीक होना, यानी प्राइस कम होना कहेंगे। जैसे कहते हैं प्राइस करेक्शन हो रहा है, इसका मतलब प्राइस करेक्ट होकर नीचे आ रहा है। मैं ये जो वर्ल्ड में पीस की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर बाद में आऊँ, लेकिन आपने कहा कि मुनाफा वसूली होती ही है। इसे आप आम मुनाफा वसूली कैसे मान सकते हैं? क्योंकि मैं जब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख रही थी तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि 1980 के बाद इंट्राडे में सिल्वर की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। तो उस हिसाब से, क्योंकि मुझे लग रहा है मुनाफा वसूली तो एक अलग चीज़ हो गई और क्रैश हो जाना, टूट जाना एक अलग बात होती है, नहीं? आपने 1980 के बाद सबसे बड़ी मुनाफा ये डाउन बताया, कितना गिरा। हाँ। लेकिन आपने परसेंटेज बताया ना, एब्सोल्यूट नंबर तो नहीं बताया ना। क्योंकि उस समय 1980 में चांदी होगी ही 30-40 हज़ार 50,000 रुपये किलो, और अब चांदी है 4 लाख रुपए किलो। अब जो 4 से घट के 3 आ गई है, और भी प्लस माइनस अभी हो रहा, चल रहा है मार्केट, अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा होगा, अभी इंटरेस्ट देखने पता लगेगा। तो वो परसेंटेज में है। तो जिसने 80 के बाद पैसे लगाए, 90 में लगाए, 2000 में लगाए, 2024 में लगाए, उसने जब पैसे लगाए और उसका पैसा बढ़ गया और उसने वो बेच दिया, तो उसकी तो मुनाफा वसूली है ना। हम पूरे देश की जीडीपी की बात करते हैं, लेकिन साथ में विपक्ष क्या कहता है? आम आदमी का क्या हाल है।
फिर मैं देखता हूं, आप देखते हैं कि मेरी सैलरी में, मेरे बिजनेस प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ। हाँ। देश तो टॉप 3 में, टॉप 4 में पहुंच गया, पर क्या मेरी हालत में पिछले 5 सालों में कोई बदलाव आया? ये बड़े प्रश्न होते हैं। तो हमें दोनों एंगल से देखना होता है। ब्लूमबर्ग जैसी संस्थाएं तो पूरे कंट्री का हाल बताती हैं, पूरे वर्ल्ड का हाल बताती हैं कि पूरे वर्ल्ड में टोटल इतना ट्रेड हुआ, इतने बिलियन का ट्रेड हुआ, इतनी परचेज, इतना सेल हुआ और इतनी मुनाफा वसूली हुई, इतना सेल हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन मुझे तो इंडिविजुअल भी देखना है ना। मुझे इंडिविजुअल देखना है कि मैंने आज 5 लाख रुपए की चांदी खरीदी और 4 दिन बाद में अगर बेच रहा हूं तो मुझे क्या मिला। हो सकता है कि सारी दुनिया फायदे में हो, मुझे नुकसान हो गया हो। तो इंडिविजुअल व्यू पॉइंट हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो श्रोता है, हमारा जो दर्शक है, वो ये जानना चाह रहा है कि हम क्या करें। वो ये नहीं जानना चाह रहा है, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए जान रहा है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अमेरिका में सिल्वर का क्या पोजीशन है, कितने डॉलर का ऑन्स चल रहा है। बट उसे पता है कि आज अगर मैं खरीदूं या बेचूं, उसकी परेशानी ये है। आप यकीन माने कि मेरे पास एक रिलेटिव का फोन आया जो कि जूलर है, एक यूपी के छोटे शहर का जूलर है, और उसने मेरे से पूछा कि क्या करना चाहिए भैया, चांदी रखूं या बेचूं। और जो ट्रेड के लिए है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रही, क्या घर के लिए थोड़ा 10-20 किलो खरीद के रख लें क्या? हाँ। तो अब ये आसान नहीं है जब तक आप स्टडी ना करें। और यहां हमें इंडिविजुअल देखना है। अभी हमारा इंडिया में, अपने दिल्ली में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से हमें फैसला करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने खरीदा सपोज 15 दिन पहले और अभी बेच दिया और मार्केट इस बीच क्रैश कर गया, उन्हें कुछ नहीं मिला, नुकसान हो गया, फायदा हो गया। तो ये इंडिविजुअल है और यही महत्वपूर्ण है। तो अगर मेरा कोई व्यूअर जो इस समय आपको देख रहा है, उसने अभी तक मुनाफा वसूली नहीं की है, लेट्स से, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? और इसमें भी क्या कोई ऐसा रूल होता है कि इतना % फायदा हो गया है तो मुनाफा वसूली कर लो, इतना % फायदा नहीं हुआ है तो मुनाफा वसूली मत करो? वो आम दर्शक जो आपको देख रहा है, फिर वो क्या करे? देखिए, क्या ये बड़े सब्जेक्टिव आंसर्स हैं। हाँ। क्वेश्चन है, इनका आंसर एकदम से आसान नहीं है। एकदम से ये कह पाना कि आसान नहीं। एक देखिए, सबसे पहले मैं ये देखना कि जो इन्वेस्टर है वो कितना रेगुलर वॉच करता है मार्केट को, और उसके पास कितना टाइम है। जैसे उसे लगता है कि मैं, अगर मुझे थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल जाए, मैं लेके निकल लूंगा और दोबारा फिल डाल लूंगा, इसका मतलब वो ट्रेडिंग लगातार कर रहा है। आज खरीदो, 3 दिन बाद बेचो, महीना बेचो। अगर उसका वो नेचर है, तो जैसे ही उसको 4%, 3%, 2% की भी प्रॉफिट हो तो उसे निकल जाना चाहिए। अगर उसे लगता है कि मार्केट, जैसे आज मार्केट गिरा सपोज, तो मार्केट गिरा, उस तुरंत से निकल जाओ भाई, मार्केट गिर रहा भी और अगर गिरे, इससे बेटर निकाल के जो प्रॉफिट है वो वरना बुक कर लो। और मार्केट गिर जाएगा, 3 दिन वेट करूंगा, डेली वॉच करूंगा, तीनों टाइम वॉच करूंगा। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा और लेवल आ गया, और मैंने अपने दिमाग में मार्केट सेट में रेट सेट कर रखा है कि जैसे चांदी अगर 3,10,000 आई, मैं तुरंत खरीदूंगा, और चांदी 3,60,000 आई, मैं तुरंत बेचूंगा। जिसका इस तरह का माइंड सेट है, तो वो जैसे ही उसको 2, 3, 4% प्रॉफिट हुआ, 4, 5, 6 दिन में हुआ, तो वो ऐसा कर सकता है। इक्विटी में ये रेशो और बदल जाता है। किसी को लगता है कि यार मेरे को आज 20,000 रुपये मिल गए, मेरा काम हो गया, मैं निकल जाता हूं, कल फिर खरीद लूंगा, ठीक है ना। तो अब दूसरे तरह के इन्वेस्टर वो होते हैं जो थोड़े से मीडियम टर्म के लिए होते हैं कि भाई आप भी खरीद ली, 6 महीने बाद सोचेंगे कि किस राइट टाइम पे निकलें। तो उनकी सिचुएशन होती है, तो वहाँ कुछ पोजीशन कॉन्क्रीट हो जाती है कि 6 महीने वाले को मानो क्या 8%, 6%, 10% मिल रहा है क्या। क्योंकि हम आइडियली ये मानती हैं, एक बेस लेवल इंडिया में इन्वेस्टर को ये लगता है कि अगर मुझे सालाना 10% या मंथली 1% मिल जाए तो ये मेरे लिए रीजनेबल है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो हमने सेल्फ क्रिएट किया है। वो कैसे किया? अगर मुझे होम लोन लेना है तो मुझे 8%, 9% में मिल जाता है। मुझे जनरल लोन लेना है, मेरी लिमिट पर प्रॉपर्टी रख के लेना है, तो मुझे 10-11 पे मिल जाता है। और अनसिक्योर्ड लोन 12-13-14 पे मिल जाता है, यानी 1-1.25% पे मेरे को लोन मिल जाता है। और अपने नज़दीकी यार दोस्त रिश्तेदारों को भी अगर कभी पैसा देना हो तो 1-1.25% में लोग ब्याज पर लेने देने का काम कर लेते हैं। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि किसी दोस्त को देना बहुत रिस्की है, उससे वो ज़िंदगी भर मांगने के हो गए, उससे बेटर है हम फिर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड सिल्वर में लगा लें। तो लगता है कि दोस्त जहां मुझे 12 दे रहा है, मुझे यहाँ 10 भी मिल जाए तो मेरे को ठीक है, क्योंकि मेरा पैसा मेरे कंट्रोल में, जिसको मैं 1 क्लिक पर लिक्विड कर सकता हूँ अपना पैसा। 2 दिन में पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। और वहाँ कैश देना पड़ता है, यहाँ पे मेरे चेक से गया, चेक से आया, तो मेरे को 10% का भी अगर मार्जिन मिल जाता है तो मेरे लिए ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आम जनता, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई हो या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा,
1% का एक बेस लेवल है ऐसा जिस पर आदमी सेटिस्फाइड यूजुअली होता है कि ये तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं मिली तो उससे बढ़िया मैं 1 साल की एफडी क्यों ना कर दूं जो मुझे 7, 7.5, 8% दे देती है। तो ये एक बेस लेवल है। तो ऐसे में क्वेश्चन ये, अगर कोई 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और उसे 5, 6, 7, 8% मिल जाए तो उसे तुरंत बेच देना चाहिए, और अगर 8, 10% मिल गया तो तुरंत निकलो। क्या समस्या है? क्योंकि ये 6 महीने में 6, 8% मिलना इज ए गुड अमाउंट, क्योंकि हमेशा मार्केट एक सही रहता है, हर बार कभी बढ़ता है तो कभी घट भी जाता है। तो इस सेंस में मुनाफा वसूली इसलिए भी बढ़िया रहती है, वरना बाद में रिग्रेट होता है। कभी आप दोस्तों के बीच में बैठो, फैमिली फंक्शंस में बैठो, जब गप्पे मारी जाती हैं तो लोग आपको ऐसी कहानी सुनाते मिलेंगे, अरे यार मैंने उस समय खरीदा था और खरीद लेता तो ठीक रहता। हाँ। या मैंने ये रिग्रेट कि मैंने ये वाला शेयर बेच दिया, चांदी मैंने तब बेच दी। ये जो चांदी का पूरा खेल चल रहा है, इसमें चाइना का कितना हाथ है मैं ये समझना चाहती हूँ। विद्या बालन की पहले एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश में 3 ही चीज़ बिकती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अब हर कोई कह रहा है कि चांदी जो इतना भागी, उसके पीछे 3 ही चीज़ें, चाइना, चाइना, चाइना। तो ये कितना सही है और क्या कॉन्स्पिरेसी है फिर? देखिए, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके पास रेयर अर्थ सबसे ज़्यादा है, चांदी सबसे ज़्यादा है, और वो चांदी की उसकी एक्सप्लोरेशन भी अच्छी है, और वो सारे वर्ल्ड का सप्लायर है। सारे वर्ल्ड को चांदी उसी से सप्लाई होती है, मेजरली एक्सेप्ट कुछ हिस्से हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के अलावा। तो अब जो इंडस्ट्रीज़ को चांदी चाहिए वो चांदी चाइना से आती है, और चाइना ने भी पिछले कुछ समय से एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अब बैन कर दिया तो जाहिर है जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रहे हैं या मोबाइल बना रहे हैं, उनको तो चांदी चाहिए, और उनको फिजिकल चांदी चाहिए, यानी उनको मटेरियल चाहिए। उस मटेरियल को वो गला के अपनी प्लेट्स वगैरह में लगाएंगे, तो उनको चांदी चाहिए। तो वो रेगुलर नीड है। तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों को जब चांदी खरीदना शुरू करते हैं तो चांदी का रेट बढ़ता चला जाता है। अब चांदी चाइना से आ नहीं रही, तो इसका मतलब बाकी जहाँ जहाँ जिसके पास भी चांदी है, वो जो सब परचेजर है वो खींच के चांदी अपने कंट्री में ले जाएंगे। भाई मुझे तो 3 महीने का स्टॉक चाहिए, क्योंकि मेरा स्टॉक मूवमेंट है, तो 3 महीने 4 महीने का मुझे स्टॉक चाहिए। तो वो चांदी जब खरीदने लगते हैं तो हर जगह नीड बन जाती है। अब नीड बनती है तो क्या लगता है, बाकी लोगों को लगता है अच्छा ये चीज़ कम हो रही है तो इसी चीज़ को हम भी खरीदते हैं। हाँ। क्योंकि उस समय उसका रेट बढ़ना शुरू होता है। अब आप समझिए कि आप किसी भी शॉप पर जाइए और वहाँ कहिए कि ये मुझे पर्टिकुलर, चाहे वो चाट की दुकान हो या नमक की दुकान हो, कि मुझे ये सामान चाहिए, और उसके पास अब वो 40 बैग हैं, और अगर 60 लोग खड़े हो जाएंगे मुझे 2-2 बैग दे दो, तो कहेगा भाई अब 2 रुपये महंगा है। उसे लगेगा 2 रुपये महंगा करने से 30 कस्टमर हट जाएंगे, मैं 30 को 30 बेच दूंगा, मेरी प्रॉफिट हो गई। ठीक बात। अब जो 30 लेके जाएंगे, इनसे भी कुछ लोग कहेंगे यार मैं तो रह गया, एक काम कर मैं तुझे 3 रुपये और दूंगा, ये मेरे को दे दे। तो ऐसे करके रेट एस्केलेट करते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस दुकानदार को खबर मिली मेरी गाड़ी आ गई है, अब 500 बैग और आ गए, चाहिए ले लो, तो जिन लोगों ने 3 दिए वो रिग्रेट फील करेंगे, यार चलो 2 में निकाल के बाहर करो, जल्दी से ले लो। जितने लोगों की डिमांड है वो सब पूरी हो जाएगी, एक्स्ट्रा बचा हुआ है और रेडी है माल बिकने के लिए, तो रेट घटता चलेगा। तो ये क्या चांदी आ गई? चांदी मार्केट में आई नहीं है, लेकिन ऐसे सिम्टम है कि चाइना और अमेरिका के रिलेशन सब थोड़े थोड़े ठीक होने जा रहे हैं। तो जाहिर है कि चाइना अपनी चांदी को एक्सपोर्ट रिलीज करेगा, या अमेरिका, चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो अंदर खाते में क्या चल रहा हो। आप मेरी बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ। क्योंकि जब चाइना में जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं वो एग्जिटिव वैसा ही हो रहा हो, तो क्या पता पीछे से क्या हो रहा हो, चांदी की सप्लाई के बारे में क्या चल रहा है नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे से चांदी की सप्लाई हो रही हो, गवर्नमेंट की नॉलेज में हो ना हो, अदरवाइज तरीके से चांदी चाइना से बाहर आ रही हो, तो जाहिर मार्केट गिर रहा हो। एक दूसरा ये कि मुनाफा वसूली हो रही हो, लेकिन मुनाफा वसूली इतनी हो कि आपकी 25-30% चांदी गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सप्लाई आई जरूर है थोड़ी बहुत, ऐसा मुझे लगता है। शायद इसीलिए चांदी इतनी गिर रही है, और आने वाले 2-4 दिनों में और क्या होगा हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये रीजन नज़र आ रहे हैं। कोई बड़ा गेम खेलने वाला था और वो निकला है मार्केट से, ये भी रीज़न हो सकता है कि मुनाफा वसूली उधर से हुई हो, बड़ा प्लेयर कोई निकला हो मार्केट से? नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं, और ऐसा लगता भी नहीं। और बड़ा प्लेयर निकलेगा तो मार्केट में न्यूज़ बनेगी, फिर तो एकदम से सेलिंग रैली बन जाएगी, लोग बेचना शुरू कर देंगे। अगर जैसे हम किसी टॉप 10 बिजनेस में से किसी एक ने कहा कि मैंने आज 500 किलो चांदी बेची, अगर ये न्यूज़ दे दे, तो उसके बाद तो लोगों को लगा कि भाई मानो इतना बड़ा प्लेयर जिस पर हम पूरा इंडिया ट्रस्ट करता है, अगर वही निकल रहा है तो हमें क्यों नहीं निकल जाना चाहिए।
ठीक बात। ठीक है ना। या किसी कंपनी या जिस कंपनी में जैसे एल्युमिनियम बनाने वाली 2-3 कंपनियां, किसी कंपनी में कोई दुर्घटना हो जाए और बड़ा क्रैश हो जाए तो उस कंपनी के शेयर करें तो धीरे धीरे बाकी कंपनियों के भी शेयर कर जाते हैं। तो ऐसी कोई रैली अभी तक न्यूज़ में नहीं है। अभी तक जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से या तो इंटरनेशनल मूवमेंट की वजह से या मुनाफा वसूली, और मुनाफा वसूली अकेले इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में है। और जो इंटरनेशनल यूज़ है उसमें सिर्फ 2 फैक्टर हैं कि या तो चांदी चाइना से इनडायरेक्टली बाहर आ रही है, या वर्ल्ड वाइड जो थोड़ी से अच्छे मूवमेंट नज़र आ रहे हैं, पुतिन और इसमें ट्रंप में कुछ दोस्ती जैसी बात आ रही है। और कनाडा में अभी तो ऐसे ट्रंप ने अलग से दोबारा ब्रिटेन को और कनाडा को धमकी दी है कि हम आप पर टैरिफ और लगा देंगे। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट है, किसका क्या इम्पैक्ट कौन मान रहा है। देखिए होता क्या है, कहीं लोग हंस रहे हैं तो किसी को लगता है कि भाई ये तो खुशी की बात है, हम भी हंस लेते हैं। कोई कहता अच्छा ये मेरा मजाक उड़ा के गए, मेरे पे हंस रहे हैं, तो बुरा भी मान सकता है। तो कई बार सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं, कई बार सेंटिमेंट नेगेटिव होते हैं, और किसका क्या माइंड और वो क्या करने लगे और बाकी लोग उसको फॉलो करने लगे। चांदी में भी संभवतः यही हो रहा है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चांदी में निवेश नहीं किया है क्योंकि वो नहीं करते हैं। सबका एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है और ज़्यादातर आम निवेशक चांदी में हाथ नहीं डालता है। अब क्योंकि हमने चांदी को पीक तक जाते भी देख लिया है और हमने चांदी को बहुत ज़्यादा क्रैश होते भी देख लिया है, तो मुझे लगता है हमारे लिए भी अब आकलन करना सटीक हो पाएगा। क्या जितना वॉलेटाइल चांदी हमेशा से रही है और बीते दिनों हमने देखी भी, उसका उतार चढ़ाव दोनों देखा, और ये मुझे लगता है हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी है, तो क्या आपको लगता है कि आम निवेशक जो अभी फोमो का शिकार शायद हो रहा हो या पछता रहा हो, तो ऐसे आम निवेशक के लिए भी क्या चांदी है? देखिए अगर चांदी 3 लाख या उससे नीचे आ रही है तो चांदी लेने में आज भी कोई हर्ज नहीं है, पहली बात। अगर हम 1950 से अगले 75 साल देखें, 2025-26 तक देखें, तो सोने और चांदी में एक अलग पैटर्न नज़र आता है। सोना कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है, रुक जाता है जीवन में एक बार, मेरे ख्याल 60-70s में कभी गिरा है, वरना सोना लगातार बढ़ता है। वो उस पर्टिकुलर टाइम पे नेशनल सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं होंगी, अदरवाइज सोना स्लो एंड स्टीडी बढ़ता चला जाता है। और चांदी के बारे में ये कहा जाता है कि मैं समझता हूँ 2014 के आसपास 7-8 साल एक टाइम पे चांदी रुकी रही, यानी जिसने उस समय चांदी खरीदी और 8 साल तक, सोचो हम 10% पर साल की उम्मीद कर रहे हैं, तो हमें कंपाउंड करके देखें तो कम से कम 1.25 गुना हो जाना चाहिए, मतलब 2.25 गुना हो जाना चाहिए था। 1 लाख लगाए तो 2.25 लाख होने चाहिए थे, और वो 1 लाख पे खड़ा है। और चांदी में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव नज़र आए हैं। ऐसे में मेरी एडवाइस ये है कि इन्वेस्टर सोने चांदी का कॉम्बिनेशन इन्वेस्ट करे। आजकल ऐसे फंड भी आ गए हैं जो सोने चांदी दोनों में प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको मेटल पे उतनी पकड़ नहीं है, या डेली आप अपने दिल को शौक देना नहीं चाहते कि आज बढ़ गई आज घट गई क्या करूं, तो वो म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड भी मार्केट में आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे कि आप उसमें वो प्रोपोर्शनेट सोने चांदी पर ट्रेड करते हैं और मिल के करते हैं। इससे क्या है, मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं सोना खरीदने गया, तो मैंने ज्वेलर से पूछा भाई सोना खरीदूँ या चांदी। मेरा मन था कि चांदी बढ़ रही चांदी खरीद लेता हूँ, ये जनवरी के फर्स्ट वीक की बात है। उसने कहा सर क्या करोगे, पीली धातु खरीदो, पीली धातु सुंदर होती है, अच्छी होती है और महंगी बिकती है। मैंने सोना खरीद लिया। उसके अगले दिन मुझे जब भी चांदी का रेट देखता मुझे रिग्रेट होता, अरे यार चांदी बढ़ती जा रही है, सोना कुछ नहीं बढ़ रहा। लेकिन अभी आप देखो, एक दिन पहले चांदी कितना तेजी से गिरी है, सोना भी गिरा है, सोना भी 30,000 गिरा तो चांदी 2.25 लाख गिर गई। तो ऐसे में समझदारी ये है कि हम या तो कॉम्बिनेशन खुद खरीद लें कि भाई अगर मैं 2 लाख की चांदी खरीदता हूँ तो 2 लाख का सोना खरीद लूँ, या 60% सोना और 40% चांदी ले लूँ, या 40% सोना 40% चांदी और 20% कॉपर क्यों ना ले लूँ, या 20% की म्यूचुअल फंड को ना डाल लूँ। तो ऐसे में जो गलती मैंने की, ऐसे वो प्रैक्टिकली देखूं तो उतनी गलती नहीं, मुझे मार्जिन कम मिला। मैं तो लालची हो रहा हूं कि चांदी का मुझे फायदा क्यों नहीं मिला, सोने का फायदा मिल गया, वो मुझे कम नजर आ रहा है। और अगर चांदी ना बढ़ी होती तो मैं कहता मेरा डिसीजन अच्छा गया, है ना। तो इसका मतलब है कि हाँ, एक समझदार इन्वेस्टर को एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और उसको पहले दिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने मन में टारगेट सेट करना पड़ेगा। देखिए मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग ही चलेगा। आप सोच के चलें उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, पैट पार भी कई बार जा सकता है। हाँ। लेकिन हमें अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए कि अपने को लगता है कि भाई सोने में चांदी में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन हमें स्टेबिलिटी, अगर कहीं कल को एकदम से डाउन हो गया तो कहीं तो ऐसा हो कि एटलीस्ट बराबर पे तो उतरे,
मानो मैंने अपना घर बेचा और मुझे 10 लाख रुपए मिले और 10 लाख मुझे इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं सारा सोने में डाल दूं क्या, सारा चांदी में डाल दूं क्या, या सारा कॉपर में डाल दूं, या सारी म्यूचुअल फंड में लगा दूं? हमें एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि हमारी प्रॉफिट रीजनेबली बढ़ती रहे, और अगर रिस्क हो, अगर शॉक लगे तो शॉक उतना ना लगे, कहीं प्रॉफिट कहीं लॉस। इसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट, सेम बास्केट, है ना? राइट, हाँ। तो हमें रखना पड़ेगा कि मानो थोड़ा सा हम मानो 10 लाख है तो 1-2 लाख की एफडी कर दें, ताकि कभी जरूरत पड़ने पे हम उसे निकाल भी लें, और अच्छा इन्वेस्टमेंट चल रहा हो डिस्टर्ब ना हो, और कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में रखें, कुछ गोल्ड और कुछ सिल्वर। आइडियली स्टैंडर्ड ये कहता है 20 से 25% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेटल में नहीं होना चाहिए। पर जब मार्केट सेंटीमेंट होते हैं ना, राइट, जब सोना रोज बढ़ रहा हो, चांदी रोज बढ़ रही हो, तो आपकी बुद्धि सब खराब हो भगवान जाती हर है। लेता है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वाइफ ने कहा मैं एक कुछ सोना खरीदने जा रही हूँ, और वो 3 तोले करीब यानी 30 ग्राम का खरीदा है, तो 2 लाख रुपए का आ जाएगा। ये थोड़े टाइम पुरानी बात है, जब सोना 65-70 हज़ार रुपये था। मैंने कहा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब ये आप बात कर रहे हैं नवंबर 2024 की, आई गेस। नहीं, हाँ मेरे ख्याल से 65-70 हजार आपने कहा, तो वो तो 2024 में नहीं, था। 25 में भी था, 25 की शुरुआत में भी था मेरे ख्याल अरे से। जनवरी में 1.25 लाख था सोना। मैंने शो किया था उस समय, नवंबर, हमने दिसंबर में जब वो शो किया उस समय 75,000 था सोना, और जनवरी में जब रिलीज किया तो 1.25 लाख हो चुका था तो उसी सोना। तो 65-70 का रेट था। हाँ। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं डेटा नहीं, चेक मैं करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंट हूँ सर, मैंने शो किया हुआ है। ठीक है। तो मैंने उससे कहा यार तू पैसा मुझे दे दे, मैं तेरे को इंटरेस्ट दे दूंगा पर्सनली, पर ये पैसा मुझे दे दे और तू मत खरीद। उसने कहा नहीं तुम नहीं दोगे। तो मैंने ज़बरदस्ती उससे पैसे ले लिए, और ठीक है, जब 6 महीने बाद देखा तो सोना बढ़ता चला गया। वो कहती थी तुम बस रहने दो। इसलिए उस समय मुझे लगा यार इसकी बात मान लेनी ठीक है। नहीं, पर सर वो उन पतियों की सांस में सांस आई होगी जिनकी बीवियां बीते 2-3 महीने से कह रही होंगी सोना खरीद दो, तो खरीदा नहीं। अब जब भाव घट गया ना तो उनकी थोड़ा सांस में सांस आई होगी, देखा घट गया ना तो नहीं, अब उनका फिर प्रेशर बढ़ गया, कहता अब खरीद लो। ठीक बात। तो ये देखिए, ये तो चलता रहेगा, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर को इन इमोशन से बाहर रहना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इमोशन की चीज नहीं है। इन्वेस्टमेंट करते समय हमें टारगेट पे ध्यान दें। देखिए, जब रैली चलती है ना, तब माहौल कुछ और होता है। जब कई बार क्या होता है, हमारा कोई अच्छा दोस्त बन गया, अच्छी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से आ रहा है, बड़ी पार्टी कर रहा है, और फिर आपसे एकदम से 50 लाख रुपए उधार मांग रहा है। आपको लगता है ये तो करोड़ों का आदमी, इसकी करोड़ों की कोठी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उस समय आपके इमोशन कुछ और होते हैं, लेकिन फंडामेंटल रूल्स कुछ और है। तो जब आप पैसा देते हो उसके बाद आपको ग्राउंड रियलिटी पता लगती है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का हाल है। जब कोई चीज़ चल रही होती है हमें लगता है ले लो, कई बार फ़ायदा हो जाता है, लेकिन लंबे समय पर टिकने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट होते हैं, वो ये जानते हैं कि हमें 100 लोगों को एडवाइस देना है, और 100 में से ज़्यादातर लोग लंबे टाइम के लिए जाएंगे, कुछ लोग शॉर्ट टाइम के लिए जाएंगे। तो हमें ऐसा सोल्यूशन देना है कि अल्टीमेटली मेरा इन्वेस्टर, मेरा क्लाइंट प्रॉफिट में रहे। तो ऐसे में रूल्स फॉलो करने जरूरी हैं। कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, मेटल में कॉम्बिनेशन, और मेटल शुड बी ए पार्ट ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, इट शुड नॉट बी द ऑल इन्वेस्टमेंट। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है, सारी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में ना लगाओ। जब बेचने जाओगे तो 20% महंगा कर दोगे तब भी नहीं बिकेगी। ठीक बात। तो ऐसे में अगर सोना मानो उतर गया, फिर आपका दिल करेगा यार बेचो मत, फिर ले नहीं पाएंगे, है ना। तो अभी सस्ता हो गया, रखा रहना, और पैसे की जरूरत है, इसलिए कॉम्बिनेशन का होना भी बेहतर है। मैं तो हमेशा कहती हूँ सर कि हम अपने व्यूवर्स को कभी भी टिप नहीं देते हैं, या हम उन्हें बताते नहीं हैं आपको क्या करना है। हम हमेशा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, और जो खबरें चल रही हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि चल क्या रहा है। अब खरीदना है या बेचना है, ये हमारे व्यूवर्स का एकाधिकार है, और वो अपनी, मुझे लगता है कि बुद्धि अनुसार, विवेकानुसार, जैसे वो खाना बनाने के लिए कहते हैं ना, स्वादानुसार नमक डालिए, तो आप अपने विवेकानुसार इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन क्योंकि हमने इतना सिल्वर के ऊपर चर्चा कर ली, अब हम थोड़ा सा अगर गोल्ड के ऊपर भी बात करें, तो हम बीते दिनों ये सुन रहे थे कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बहुत बढ़ गई है गोल्ड के लिए। वो रिजर्व अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं गोल्ड में, और अमेरिकन बॉन्ड्स में निवेश उनका कम होता जा रहा है, जिसमें चाइना भी कर रहा था, इंडिया भी इनफैक्ट चाइना की ही राह पे चलते हुए जब मैंने रिपोर्ट्स देखी, तो इंडिया का भी अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। तो ये जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है,
वो अभी भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि एज इट इज़ होगी, उसमें तो बहुत उतार चढ़ाव हुआ होगा नहीं। बाकी भी जितना डिमांड मार्केट में गोल्ड की थी वो भी मैं मान के चल रही हूँ कि वैसे ही रही होगी। तो फिर इतना जो हम वोलेटिलिटी गोल्ड में देख रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, गोल्ड में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। 35,000 देखिए, अभी टूटना। 2 दिन पहले ही, पिछले सैटरडे ही मानो 33-34 हज़ार सोना गिर गया। इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि लोगों को लगा कि जो पैसे हमने कमा लिए उसको थोड़ा मेटलाइज करके अपने हाथ में ले लें। बट अदरवाइज गोल्ड का पैटर्न अभी भी यही रहेगा। देखिए, ट्रंप का भी बड़ा कार्यकाल बाकी है और जिस तरीके का उसका नेचर है, जो अभी रिसेंट की न्यूज़ है कि उसने ब्रिटेन को भी धमकाया है। देखिए, अभी इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। हाँ। आपकी नॉलेज में रहे कि ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। हाँ, वो ब्रेग्जिट बहुत पहले हो चुका है। हाँ। और उसके बाद वो ब्रिटेन को धमका रहा है। इसका मतलब उसकी सोच कुछ अलग चल रही है। या तो वो फंडामेंटल को उनकी कोई पॉलिसी है या वो अपने मन से ऐसा किया जा रहा है। आमतौर पर इतने बड़े कंट्री का प्रेसिडेंट कोई भी काम करेगा तो बिना पॉलिसी के, बिना प्लान बनाए नहीं कर रहा होगा। वो जिस तरीके से डिस्टर्बेंस कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो अमेरिकन दबदबा पूरे वर्ल्ड पर किसी न किसी तरीके से बनाना चाहता है। देखिए, आज इंडिया ने भी एग्रीमेंट मदर ऑफ ऑल डील कर लिया है, जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, लेकिन आज भी उसको पता है कि उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो आज भी यूएस है, क्योंकि जो सामान हम यूएस को बेचते हैं उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्टर्स के। और यूएस जैसे कंट्री को मैं नाराज़ थोड़ी करना है। आप देखिए, मोदी जी या किसी भी एस जयशंकर या किसी भी नेता ने यूएस के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बोला। ठीक बात। ट्रंप लगातार डिस्टर्ब करेगा, ट्रंप डिस्टर्ब करेगा, गोल्ड सर्च करेगा ही करेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स अगर थोड़े से भी लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल 2 साल के लिए अगर खरीदना चाहते हैं या ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो गोल्ड जरूर खरीदें। और मैं पहले भी बताता आया हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, गोल्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब ज्वेलरी नहीं होता। ज्वेलरी पहनने की चीज़ है, ज्वेलरी फ्लॉन्ट करने की चीज़। आप पहन के जा रहे हैं, शादी में जाएं तो आप पहने, कहीं पार्टी फंक्शन में जाएं तो पहने। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हैं तो आपको सिर्फ गोल्ड बार, गोल्ड पीस लेने हैं। आपको बताऊं, कॉइन में भी मेकिंग चार्जेज होते हैं, पर कॉइन के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको कभी किसी को गिफ्ट देना उतने अमाउंट का तो आप इमीडिएटली दे सकते हैं और इट हैज़ द वैल्यू, है ना, और वो दिखती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट अगर गोल्ड में करना है तो आप या तो प्योर गोल्ड सॉलिड खरीदें या गोल्ड का ETF लें। सोवरिन गोल्ड भी ले सकते हैं। आपको बता दूं, इस समय सोवरिन गोल्ड की कोई स्कीम नहीं चल रही है, लेकिन ओपन मार्केट में ऐसे लीगली सोवरिन गोल्ड मिल जाता है, जो आप जिसमें इन्वेस्ट करो, आपकी इंटरेस्ट भी आपके पास आती है उसकी। तो गोल्ड अभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें, 1-2 दिन मार्केट और देख लीजिए। अभी मार्केट में हाल ही में चांदी इतनी बड़ी गिरावट हुई है, अगर थोड़ी और गिर जाए तो क्या बुरा है। अगर 2 लाख 2.5 लाख के पैटर्न पर आ जाए, हाँ। और मैं आपको बताऊं, ऐसे कम से कम मैं 20 दोस्तों को जानता हूं जो ये कह रहे हैं अगर 2-2.5 लाख पे आ जाए तो मैं खरीदूंगा। इसका यानी मतलब नहीं बोलो- आएगी। नहीं, आ भी सकती है। आ सकती है। हाँ। 2-2.5 लाख भी आ जाएगी चांदी। आने देखिए, एक टाइम वो था कि जो 10 ग्राम का रेट है सोने का, वो 1 किलो का रेट था चांदी का। हाँ। ये पैटर्न सालों साल चला। हाँ। तो उसके हिसाब से तो चांदी तो रीजनेबल होनी चाहिए ना, हाँ। है ना। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिग 50% डाउन आ जाएगा। 4 लाख टच करने के बाद अगर 2 लाख आ गई। नहीं। देखिए, 4 लाख टच होने के बाद अब तो 280 290 में तो ट्रेड कर रही है ना। हाँ। तो 2 आने में क्या कितनी बड़ी बात है। एक झटके में 2 लाख आ जाएगी। ठीक बात। तो ऐसे में पैनिक होके नहीं बेचना है। अगर आपने खरीदी हुई है, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको लगता है कि जो मिले वो ले लूं, भागते भूत की लंगोटी ले लूं, बेच लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हिम्मत रखने की जरूरत है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो बेचने की जरूरत भी नहीं है। आप ठंडे दिमाग से रहिए। 1-2 साल में चांदी फिर ठीक सा लेवल अटेन करेगी। मुझे याद है, मैंने आपके साथ ही लास्ट टाइम बोला था कि 2 सालों में चांदी 5 लाख जाएगी, और जब आपने उस दिन मेरे को कहा कि चांदी सर 4 लाख तक पहुंच गई है, मुझे लगता है कि 26 की जरूरत नहीं पड़ेगी, मई जून तक निकल जाएगी। और हमें लग रहा है मई की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद फरवरी मार्च में निकल जाए। हाँ। पर जिस तरीके से गिरी है, अब ये मिक्सिंग चलती रहेगी। कुछ लोग खरीदेंगे तो कुछ लोग बेचेंगे। अब ये अपना अपना माइंडसेट है कि एक तरफा अब नहीं रहने वाला। अब एक तरफा फिलहाल नहीं रहने वाला, क्योंकि एकदम से बड़ी अमाउंट गिरी है। आप 10% 15% तक गिरती तो बड़ी बात थी। ये 20-25% गिरना, 30% तक गिरना एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब मार्केट में बेचने वाले सक्रिय हैं।
आपको बता दूं, सोने चांदी की वजह से शेयर मार्केट ठंडे पड़े हुए थे, क्योंकि सब लोगों ने पैसा उधर लगा रखा था और वहां पैसा रुक गया था कि लगातार बढ़ता जा रहा था और कोई बेच नहीं रहा था, लगातार खरीद हो रही थी। तो वही लोग बेच रहे थे जो उसमें ट्रेड कर रहे हैं, जो कि आज खरीदा कल बेचा। जो बेच रहे थे वो भी अगले दिन खरीदने को तैयार खड़े थे, जो स्पॉट डे या सेम डे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे। तो अब जैसे चांदी गिरी है तो कुछ लोग पैसा निकाल के कहेंगे वापस अपने घर चलते हैं, अपन का तो म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट ठीक है, वहीं लगाएंगे। ठीक है। तो वो माहौल भी चलने वाला है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म चल सकते हैं तो चांदी और सोना खरीदने का वक्त गया नहीं है, अभी भी है। मैं चाहूंगी मेरे व्यूअर्स कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या सोने और चांदी में इस पॉइंट पे निवेश का आप क्या सोच रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसा लग रहा है सर, मैंने तो जब खबर सुनी थी तो ऐसा लगा कि बढ़िया चांदी भागती चली जा रही थी पर एक्सीडेंट हो गया। तो अभी तो मुझे लग रहा है ज़रूर फ्रैक्चर कहीं ना कहीं हुआ ही होगा चांदी में। अब वो कब तक रिकवरी होती है वो एक अलग पॉइंट है, डॉक्टर्स बताएंगे। पर मुझे आप ये बताएं, आपने कहा 2-2.5 लाख भी चांदी हो सकती है, क्या कोई ऐसा सेफ लाइन आप बता सकते हैं कि यहाँ आए तो आंख बंद करके ले लेना, सोने में भी और चांदी में भी? ऊपर का तो अब मैं पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कोई ऐसी एक बॉर्डर लाइन है जो आप बताएं कि यहाँ तक आए तो फिर मत सोचना, बस खरीद लेना। देखिए, सोने में अगर आज के रेट से अगर 10% भी कम हो जाता है तो सोना ले लेना चाहिए। ओके। किसी भी हालत में ले लेना चाहिए। ठीक है। और वहीं चांदी में भी अगर चांदी मानो 2 लाख 2.5 लाख से अगर नीचे आ जाए तो चांदी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इस लेवल से चांदी नीचे अगर गई भी तो वो शॉर्ट टर्म फेज में जाएगी, इससे ऊपर जरूर ट्रेड करेगी। और मेरा 5 लाख वाला एक्सपेक्टेशन आज भी है कि 2026-27 में चांदी 100% 5 लाख पहुंचेगी। और सोना? उस सोना भी मैं समझता हूँ इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि सोने की अब नीड बढ़ती चली जाएगी। जिस तरीके से ट्रंप ने फ्रैक्शंस पूरे वर्ल्ड में पैदा कर दिए हैं, लोगों को लग रहा है कि डॉलर की इंपॉर्टेंस घटेगी। अब जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, हम हो सकता है डॉलर में ट्रेड ही ना करें। हम अगर इटली से कर रहे हैं तो इटली की करेंसी में कर लें, अगर कनाडा से कर रहे हैं तो कैनेडियन करेंसी में कर लें, क्रॉस करेंसी आपस में कर लें कि हमने उसका उसको दे दिया, उन लोगों ने आपस में कर लिया। जैसे मैं रशिया को इंडियन में डील कर रहा हूँ तो मेरे को तो उसमें बहुत लिबर्टी है। तो ऐसे में जैसे जैसे डॉलर की बादशाहत में डेंट लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा खत्म होगी, बादशाहत में डेंट लगेगा, वैसे वैसे गोल्ड और सिल्वर हमेशा स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और ये सिम्टम अभी अगले 10 सालों तक रहने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए जितना अमेरिका समझता था रशिया उतना कमज़ोर नहीं निकला। वो 20 साल तक लड़ता रहेगा, लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा जो मिखाइल गोर्बाचोव के टाइम पर पड़ा था। ठीक है। चाइना ने मिरेकल करके दिखाया पिछले 30-40 सालों में, या आज़ादी से कंपेयर करें, भारत की आज़ादी चाइना की आज़ादी लगभग एक से टाइम पे हुई थी, डेमोक्रेसी एक टाइम पे आई, लेकिन चाइना भारत से मीलों मील आगे निकल गया। और चाइना की इस रफ्तार में कोई पेंच नहीं है, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो लाइफ टाइम के लिए बन गए हैं। तो मुझे लगता है चाइना अभी भी अमेरिका पर दबाव बनाए रखेगा और वर्ल्ड की सेकंड पावर बन सकता है। रशिया और चाइना मिल जाते हैं जो कि अभी दोस्त हैं, और उधर से ईरान, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक टफ फाइट दे रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका की बादशाहत या डॉलर की जो बादशाहत है बनी रहेगी, इसमें संदेह है। तो ऐसी और करेंसियां भी मार्केट में चलेंगी। ऐसे में गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, ये तय है, सिल्वर के प्राइस बढ़ेंगे, ये तय है। ठीक है। कोई ऐसा सवाल आपके मन में है जो गोल्ड और सिल्वर से जुड़ा हुआ, मैंने पूछा नहीं सर से, आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए। अगले पॉडकास्ट में उस सवाल को हम ज़रूर शामिल करेंगे। अब सर मैं कॉपर की बात करूं, कुछ दिनों पहले न सिर्फ मैं इकोनॉमिस्ट की बात करूं, एक्सपर्ट्स की बात करूं, इनफैक्ट एक ज्योतिषी जिनका मैंने पॉडकास्ट किया, प्रशांत कपूर जी, उन्होंने भी ये बात बोली कि कॉपर इज़ न्यू सिल्वर। तो सितारे भी यही कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। अब मुझे बताएं आपकी क्या राय है कि क्या कॉपर आगे आने वाले समय में चांदी या सोना बनने जा रहा है क्या? भाई देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर साहब ने बताया, उन्होंने तो अपनी ग्रहों की चाल के हिसाब से बताया। हाँ। पर मैं ये देखता हूँ कॉपर और सिल्वर का एक्चुअली यूज क्या है। इन सब का सिल्वर तो ज्वेलरी में भी यूज होता है, गरीब लोगों के लिए तो पायल बनती है, पैरों में पहनने वाले जितने भी आभूषण हैं वो सिर्फ चांदी से ही बनती हैं। ये एक कस्टम है, हम सोने को पैरों में नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो चांदी आभूषणों के भी काम आती है और इन्वेस्टमेंट के भी काम आती है। लेन देन में भी सिक्कों में चांदी का बहुत प्रचलन होता है। जबकि और
इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी चांदी का इस्तेमाल है, लेकिन कॉपर इन सब का 10 नहीं 50 टाइम 100 टाइम ज़्यादा यूज होता है। आपके घर में जो पंखे लगे हैं उसमें कॉपर का ही मोटर है। कहीं भी कोई मोटर है, चाहे पानी की मोटर से लेके कहीं भी कोई चीज़ बिजली के से घूम रही है तो उसके अंदर कॉपर लगा है और किलो में लगा हुआ है। एसी में हम देखते हैं कितना सारा लगता है कॉपर, तो राइट। इसलिए जब ये चीज़ बिकती है तब भी उसमें से अच्छी वैल्यू रिकवर हो जाती है। तो और जितनी भी बिजली फिटिंग है वो चांदी की तो नहीं हो सकती ना, वो कॉपर की है। हाँ। और वो जो लगातार घर बन रहे हैं, लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्री बन रही है, मकान बन रहे हैं, वहाँ सब, और हर साल 10 साल में इलेक्ट्रिक फिटिंग चेंज हो रही है, सब जगह कॉपर का इस्तेमाल, और उस कॉपर में रिकवरी बिल्कुल कम होती है। तो कॉपर एक नई सिल्वर है, सिल्वर जैसा बिहेव कर रही है, ये बात सच है। पिछले आप 2 साल का पैटर्न देख लीजिए, कॉपर लगातार बढ़ रहा है, और इन्हीं चीज़ों के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ते हैं, वरना रेट ही क्यों बढ़ते होते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो टाइम टू टाइम सस्ती होती जाती है ना। तो जिस तरीके से कॉपर बढ़ रहा है, लोगों को कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और आपको लगता है कि सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो कॉपर में नहीं है, क्योंकि कॉपर की डिमांड स्टडी है कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सबको कॉपर चाहिए और वो कॉपर यूज करते जाएंगे। अब तो आर्टिफैक्ट्स में भी कॉपर का बहुत इस्तेमाल है, तो वो रिकवरेबल भी नहीं है, वो एक तरीके से ज्वेलरी हो गया, बस वो बॉक्स में पैक नहीं है, वो आपके ड्राइंग रूम में सजा हुआ है। ठीक है ना। तो कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और लंबे टाइम 2-3 साल में अच्छे रिजल्ट्स कॉपर में आएंगे। मैं समझता हूँ, मेरा अपना निजी अंदाजा ये है कि कॉपर में अगर कोई 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करे तो कम से कम उसे 50 से 70% तक का रिटर्न मिल सकता है। 50 to 70% रिटर्न मिल सकता है। मतलब जो चांदी में नहीं बहती गंगा में हाथ नहीं धो पाया, सोने में बहती गंगा में हाथ नहीं धो पाया, उसके पास मौका अभी भी है सिल्वर और गोल्ड के बाद कॉपर में। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति से किसी ने पूछा, बच्चे से किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे घर के सामने एक 500 का नोट, एक 200 का नोट, एक 100 का नोट पड़ा है, कौन सा नोट उठाओगे? तो बच्चे ने कहा 500 का नोट उठाऊंगा। और उस व्यक्ति ने समझाया 500 का नहीं उठाना है, तीनों उठाने हैं। तीनों नोट उठाने हैं। हाँ। तो हम चांदी को छोड़कर कॉपर में क्यों करेंगे? हम सोने में भी करेंगे, हम चांदी में भी करेंगे, हम कॉपर में भी करेंगे, लेकिन हम उसका एक कॉम्बिनेशन कर लेंगे ताकि चांदी के शॉक का भी एब्जॉर्बेशन होता रहे और सिल्वर और गोल्ड की सर्ज भी मिले, और कॉपर में अगर सुपर सर्ज होती है तो वो भी हमें मिले। एक बैलेंस बना रहे। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी अच्छी बात नहीं है, लालच में आदमी ज़्यादा मारा जाता है। देखिए, हाई रिस्क हाई गेन, तो अब ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा गेन है, लेकिन हाई रिस्क में हाई लॉस भी होता है। तो है ना, तो कहते हैं प्रिडिक्टेड, हमें अपनी लाइफ में जितनी कैलकुलेटेड रिस्क रहेगी उतने कैलकुलेटेड गेन मिलेंगे। हमें पता है अगर हमें 3 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने जाना है तो हम होटल वगैरह पहले से बुक कर लेते हैं ना। ठीक बात। हमें पता है कि आज हमारा 3 दिन घूमने का खर्चा 80,000 या 1.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए आना है। हमने उतना प्लान कर लिया, प्लस रख लिया 10-20 हज़ार रुपये, कहीं प्लस माइनस 10% 20% खर्च हो सकता है। लेकिन हम कोई बुक ना करें, अरे वहाँ पे तो लास्ट मोमेंट पे सस्ती टिकट मिल जाती है, लास्ट मोमेंट पे सस्ते होटल मिल जाते हैं, उसके चक्कर में लास्ट मोमेंट पे होटल ही ना मिले या ट्वाइस मिले, थ्राइस मिले। आप देख लीजिए मनाली शिमला में क्या हाल हुआ है पिछले दिनों में। ठीक बात। तो ऐसे में कैलकुलेटेड रिस्क लेना बेटर है। मैं कॉपर पे आता हूँ। सिल्वर, गोल्ड और कॉपर तीनों में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इनके ETF भी हैं, इनकी आप स्पेसिफिक कंपनीज हैं, उनके शेयर भी खरीद सकते हैं। देखिए, एक और बात बता दूं, म्यूचुअल फंड का पूरी दुनिया एडवर्टाइजमेंट करती है, सब जगह बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि म्यूचुअल फंड है तो सही है, लेकिन मैं आपको एक बता दूं, म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एक छोटा हिस्सा म्यूचुअल फंड के ऑर्गेनाइजर्स के, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को जरूर जाता है। ठीक बात। अगर आपको लगता है कि वो काम आप खुद कर सकते हैं तो आप क्यों ना खुद उन कंपनियों के शेयर खरीद लीजिए। बदले में आपको उन महंगे एक्सपर्ट्स की राय नहीं मिलेगी। तो ये भी एक रिस्क है। हाँ। आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, थोड़ा गेन ज़्यादा है। जाहिर है जो लोग म्यूचुअल फंड चला रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, उसके लिए अपना ऑफिस सेटअप लगा के बैठे हैं, तो वो अपना मार्कअप तो रखेंगे ना, उतना पैसा तो मिलना है ना। अब ये आपको तय करना। आपको लगता है नहीं मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं वॉच कर सकता हूँ, तो मैं उन कंपनियों के शेयर क्यों नहीं खरीद लूँ। मैं शेयर के नाम यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग अगर सर्च करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कॉपर खरीदने की जगह अगर कॉपर की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करें। अब देखिए,
एग्रीकल्चर की बात होती है कि हमें कई बार कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करने की जगह जो कंपनियां इन प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं उसके शेयर क्यों नहीं खरीद लेते आप? ठीक है कि नहीं? जैसे किसी को लगता है कि मैं गेहूं ज्वार बाजरा में इन्वेस्टमेंट कर लूं, तो एक जमाना था जिसे यूपी में कहते थे भड़सार कर ली। यानी हमने क्या किया कि हमने 500 बोरी गेहूं लेके खरीद लिया, जैसे ही हमारे पास तो स्टोरेज की जगह है, इसके बाद हम तसल्ली से बेचेंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे। सरकार ने इस पर रोक लगाई। एक कानून है एस्मा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका आप एक लिमिट के बाद आप भंडारण यानी स्टोरेज कर ही नहीं सकते। फिर आया कि भाई आप एक काम करिए, इनको एमसीएक्स पे डील कर लीजिए। अब मैं कहता हूं आपको लगता है कि मुझे एग्री प्रोडक्ट्स में जरूर इन्वेस्टमेंट करना है, अपने कॉम्बिनेशन देखिए, जो जिस इंडस्ट्री का आदमी होता है उसे लगता है उस इंडस्ट्री में मुझे जरूर इन्वेस्ट करना है। आप मीडिया से आपको लगेगा मुझे मीडिया में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मेरा हमेशा रहेगा, अगर कोई अच्छा शेयर मीडिया का है तो मैं जरूर थोड़ा सा लेके डालूंगा। मैं लॉजिस्टिक्स से हूं तो मुझे लगेगा लॉजिस्टिक की 1-2 कंपनी में थोड़े शेयर जरूर खरीद लूँ। एग्रीकल्चर है तो आप फूड प्रोसेसिंग कंपनी के शेयर ले लीजिए, या आप उन कंपनी के शेयरों में जरूर इन्वेस्ट कर लीजिए जो बीज बनाते हैं, बीज बेचते हैं, वो भी एग्री कंपनी है। उनके बिना भी एग्रीकल्चर आसान नहीं है। हर किसान बीज खरीदने मार्केट ही जाता है, ठीक बात। तो वहां भी मार्जिन है। और ये ऐसे फंडामेंटल शेयर हैं कि जिनको स्टडी अगर आप कर लें तो आपको लगेगा इन शेयरों में भी ठीक से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और इनफैक्ट मुझे लगता है वो कंपनीज जो कॉपर में इन्वेस्ट कर रही हैं उनमें तो हम कम इन्वेस्टमेंट में भी पैसा बना सकते हैं, राइट? अब ये डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है एक्चुअली शेयर का जो प्राइस है वो मार्केट से भी अफेक्ट होता है। अगर एक बार मार्केट चढ़ रहा है तो जिन शेयर में कोई दम नहीं है वो शेयर भी थोड़े थोड़े चढ़ जाते हैं, और उतरता है तो अच्छे शेयर भी उतर आते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि इसमें अपनी निजी स्टडी जरूर करें, और हमेशा एक कंसल्टेंट की राय लेना हमेशा बेहतर है, क्योंकि इससे आपका थोड़ा प्रोफेशनल फीस लग सकता है। आप देते हैं कितना देते हैं आपका चॉइस है, बट आपको एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन मिलती है और आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं कि जो आप कह रहे हो वो क्यों कह रहे हो। सही बात है। कई बार फ्यूचर का किसी को नहीं पता, आपको और मुझे भी नहीं पता। हम भी एक अपनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन, अपनी एक्सपर्टीज, नॉलेज और पास्ट एक्सपीरियंस और पर्टिकुलर मेटल या कमोडिटी का बिहेवियर इन पास्ट, जैसे हमने गोल्ड की सिल्वर की 50-75 साल की बात की, उनके बिहेवियर से अंदाजा लगाते हैं, और विद द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कि क्या होने वाला है। ऐसे ही जो लोग समझदार हैं वो देखते हैं इस कंपनी में क्या हुआ है, क्या होने वाला है, और तमाम वेबसाइट्स पे ऐसी डिटेल्स मिल जाती हैं कि वो उस कंपनी का पास्ट ट्रैक, प्रमोटर्स की हिस्ट्री, उनमें कौन सा ग्रुप एसोसिएट है, उनके स्टेक किसी बड़ी कंपनी ने खरीदे हैं क्या, तो पता लग जाता है। तो ऐसे हमें सेक्टर तय करने चाहिए और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि टोटल इन्वेस्टमेंट से कुछ हिस्सा मेटल का हो तो कुछ हिस्सा शेयर्स का भी होना चाहिए। वो ब्लू चिप कंपनी, अब शेयर हैं तो शेयर में आपको 3-4 शेयर एक सेक्टर से, तो 1-2 शेयर एक सेक्टर से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें अपने पोर्टफोलियो को म्यूजियम नहीं बनाना है, कि आपने 40 कंपनियों के 100-100, 500-500 शेयर नहीं लेने हैं। 4, 5, 6, 8, 10 शेयर लेके आप संतुष्ट रहिए, उसमें ही आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा। अच्छा, हमेशा से एक्सपर्ट्स ये कहते आए हैं कि गोल्ड में निवेश ज़्यादा रहे, सिल्वर में कम रहे। जैसे 20 से 25% अगर आपको मेटल में निवेश करना है अपने पोर्टफोलियो का, तो वो यही कहते हैं कि आप 20% गोल्ड में रखो, 5% सिल्वर में रखूं। अब अगर बदले सिनेरियो के हिसाब से मैं समझना चाहूँ कि मैं बजट एलोकेशन मेटल में कैसे करूँ, क्योंकि अब कॉपर भी मैंने ऐड कर लिया है अपने पोर्टफोलियो में, और मैं अगर 25 से 30% मेटल में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो कॉपर का रेशियो कितना रहे, सिल्वर का कितना रहे, गोल्ड का कितना रहे? मैं समझता हूँ 50-30-20। ओके, 50 तो आज भी गोल्ड है, 30 में सिल्वर कर लीजिए और बचे 20 में कॉपर कर लीजिए। आपको अगर लगता है तो कॉपर को और 15 कर दीजिए, सिल्वर को 35 कर लीजिए, लेकिन गोल्ड को 50% में रखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड बढ़ता ही बढ़ता है। अगर चाइना ने एकदम से एक्सपोर्ट खोल दिया, मार्केट एकदम से इम्प्रूव हुआ, या ट्रंप कोई अलग ऐसी कोई सिचुएशन हुई, ट्रंप प्रेसिडेंट ना रहें, या अदरवाइज कोई घटना हुई, तो आपको तो अपना देखना है। वर्ल्ड वाइड चांदी कितनी गिरी, कितनी बड़ी, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। वो सिर्फ एक न्यूज़ है। मैंने देखा चांदी 1,33,000 घटी, मैंने कहा
कोई बात नहीं, हम तो ले ही नहीं पाए थे। तो तसल्ली हुई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर ये मैंने सोना खरीदा था और सोने का रेट उतना गिरा, मेरे को भी तकलीफ आई। ठीक। पर वो 3 इडियट मूवी का एक डायलॉग याद आता है कि हम फेल होते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन जब दोस्त पास होता है तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो अगर मैंने खरीदा और गिरा, इसका मतलब हम सारे दोस्तों का गिरा, कोई टेंशन नहीं है। अगर सिर्फ मेरा गिरा होता, किसी और का बड़ा होता, तो मुझे दिक्कत होती। इसलिए कॉपर में भी इन्वेस्टमेंट रखें कि हमने गोल्ड खरीदा, हमारा गिर गया, कॉपर ने, जिसने कॉपर खरीदा उसका बढ़ गया। तो इसलिए कॉम्बिनेशन करने का फायदा रहेगा। 50-35-15, 50-30-20 या 40 के बाद कोई भी कॉम्बिनेशन, ये ठीक है। लेकिन सोना हमेशा इन तीनों मेटल में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। और ये भविष्य के हिसाब से मेरी एक्सपेक्टेशन है, प्रीडिक्शन है। जैसे गोल्ड को आपने एसेंशियल बताया कि ये आप जितना भी आपका मेटल में इन्वेस्टमेंट है उसमें होना ही चाहिए। क्या वो लोग जिन्होंने कॉपर में निवेश किया ही नहीं है अभी तक, जिनके पोर्टफोलियो में कॉपर है ही नहीं, उन्हें भी आप सलाह देंगे कि अब आप कॉपर में निवेश शुरू कर दीजिए? क्योंकि आपने खुद कहा कि कॉपर इज न्यू सिल्वर। बिल्कुल, आज से चांदी गिरी, सोना गिरा, अब ये लोग कहाँ जाएंगे? या तो शेयर मार्केट जाएंगे या कॉपर में भी जाएंगे। लेकिन जब आदमी को लगता है कि अब इस राह जाना ठीक नहीं है, ट्रैफिक जाम लग सकता है, तो वापस आइए, सेकंड ऑप्शन पकड़ लीजिए। चांदी जितना तो नहीं, कुछ कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। ठीक बात। देखिए, मजे की बात अभी एक ये हुई कि मैं कुछ छोटे शहरों की न्यूज़ सुन रहा था, वहाँ पर 2 तरह की ऐसी घटनाएं हुई जो रोचक है, बताने वाली है। एक तो वो लोग जो साहूकारों के पास सोना गिरवी रख के पैसा उधार ले आते थे, वो लोग वापस पहुंच रहे हैं 10-10 साल बाद। कहते भाई, हमने आपको एक अंगूठी सोने की गिरवी रखी थी और आपसे 5,000 रुपये उधार लिए थे। हाँ। हमारी अंगूठी 5 ग्राम की थी, आपने कहा था वो पैसे खत्म हो गए, सोना भी खत्म हो गया, हमारा सोना वापस करो और ब्याज समेत आज तक का पैसा ले लो। साहूकार परेशान है, अब क्या करूं, वो तो खा चुका उस सोने को। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन हुई है। और ऐसी भी खबरें आई हैं छोटे शहरों से कि जिन बच्चों के पेरेंट्स जो दिल्ली, मुंबई, अमेरिका या चाइना, जापान पहुंच गए हैं, अब उन्हें अपने पेरेंट्स की याद आने लगी है। उन्हें लग रहा पेरेंट्स के पास तो 20 तोला सोना भी था। हाँ। अरे वो तो 60 लाख का हो गया, वो तो वैल्यू है। कल तक जिन ओल्ड पेरेंट्स की जो गांव में रह रहे थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनके पास क्या था, थोड़ा सोना चांदी था, जो उन्होंने लगता है कि मरने पर ही दूंगा अपने बच्चों को या ना दूं। उनकी वैल्यू एकदम से बढ़ गई है। उनके चेहरे पर मुस्कान है कि मुझे लगता था कि अगर मेरे पास 10 तोले सोना है तो 1-1 तोला हर साल बेचूंगा तो मैं 10 साल आसानी से गुजार लूंगा। लेकिन अब उन्हें लगता है कि मैं आधा तोला बेचूंगा तो 2 साल काम चलेगा मेरा। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पुराने टाइम से 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से सोना रखा हुआ है, उनके चेहरे पे मुस्कान निश्चित रूप से सोने चांदी से आई है। मुझे अच्छे से याद है, मेरे बर्थ के बाद हम लोगों की बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी। किसी भी हालत में मेरी माँ 2 या 3 चांदी के सिक्के जरूर खरीदती थी दिवाली पे। मौका आया तो 4-5 भी खरीदे। तो मैं उनसे कहता था, मम्मी हमें पटाखे इस बार चलाने को नहीं मिले, लेकिन आप सिक्का क्यों खरीद रही हो? तो मम्मी हंस के टाल देती थी। बाद में पहली बार तो हमें ये एहसास हुआ कि तब मेडिक्लेम नहीं था और सरकारी अस्पतालों में उतनी सुविधाएं तब नहीं थी। अगर हम बीमार पड़े और पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? सिक्के बेच के सबसे पहले उन्हें कैश कर लेंगे। हाँ। तो एक मेरी माँ के दिमाग में उस समय रहा होगा कि लिक्विडिटी है और नहीं आएंगे तो मैं किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को कहूंगी कि ये 10 सिक्के रख लो, मुझे इतने पैसे दे दो, मेरे पास जब पैसे आएंगे तो दे दूंगा। इतनी मदद इंसान करने को तैयार है अगर उसे प्रॉपर सिक्योरिटी मिल जाए। ठीक बात। एक वो, लेकिन ओवर द पीरियड अब मैं अगर देखता हूं तो मम्मी के पास अगर सिक्के हैं तो उनकी अच्छी खासी वैल्यू हो गई। तो वो एक अच्छा रिजल्ट इस सर्ज का हुआ है कि जितने भी हिंदुस्तान में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, साउथ से लेके नॉर्थ तक, सबके पास थोड़ा बहुत गोल्ड का जितना भी माल है, चांदी जितनी भी है, वो एक बड़ी वैल्यू में बदल गया। साउथ तो इस मामले में बहुत लकी है क्योंकि आप जानते हैं जितना नॉर्थ में सोना है, साउथ में उसका 3 गुना ज़्यादा सोना है। बिल्कुल। तो उनके पास, जहां एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, उसके पास भी 20-25 तोला सोना होना नॉर्मल बात है। तो उनकी वैल्यू जहां पहले वो 20-25 लाख थी, वो 75-80 लाख, 1 करोड़ हो रही है। तो ये एक वो पॉजिटिव साइन है जो प्राइस बढ़ने से हो गए।
हम वो सिक्का जब खरीदते थे, क्योंकि मेरे घर में भी चांदी का सिक्का खरीदने का भी बहुत चलन रहा है, और हमारी तरफ चांदी के सिक्के से टीका लगाया जाता है। आप जब किसी के घर जाएं, बिटिया जाती है, दामाद जाता है, वापसी के समय लिफाफा तो देते ही हैं, लेकिन चांदी का सिक्का भी देते हैं। अब तो बड़ा खूबसूरत सा लिफाफा आने लग गया है जिसमें 7 चांदी के सिक्के एक साथ रखे जा सकते हैं, 10 सिक्के रखे जा सकते हैं। तो चांदी के सिक्के खरीदना और गिन्नी खरीदने का, जैसे आपने बताया, हमारे यहाँ भी दिवाली पे कभी 3, 4, 5 चांदी के सिक्के तो आते ही थे। हर दूसरे साल या तीसरे साल एक गिन्नी खरीदी जाती थी। तो वो जो हम खरीदते थे, वो मैंने अपने समय में उसको बिकते नहीं देखा है। मतलब जो आपने बोला, ठीक मेरे घर में भी वही कंडीशन है कि माता जी के पास चांदी के सिक्के ही सिक्के हैं। अभी भी वो किसी को अगर तिलक लगाती हैं तो चांदी के सिक्के से लगा देती हैं। सेम गिन्नी के साथ हुआ, वो बिकी नहीं कभी। हम जो ETF लेते हैं और उसमें हम जो मुनाफा वसूली की बात करते हैं, वो बहुत ईजी हो जाता है। चांदी किसी भी भाव चली गई, माँ का कभी दिल ही नहीं किया चांदी के सिक्के बेच दूं, लेकिन जब आप फंड्स खरीदते हैं, ETF खरीदते हैं, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। उस लिहाज से मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या हमेशा के लिए उसे रखने का तरीका फिर फिजिकल गोल्ड ही है? आज भी क्या गिन्नी और चांदी के सिक्के ही अगर हम लें तो उसको पुश्तैनी बनाया जा सकता है? ETF कभी पुश्तैनी रहा है मैंने तो नहीं देखा। आपके घर में अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताइए। अब आप बताएं कि मुझे पुश्तैनी सोना और चांदी अगर रखना है तो क्या वो ETF के रूप में हो पाएगा या फिर सिक्का ही खरीदना पड़ेगा? देखिए, यहाँ खेल परसेप्शन का है। लेडी ने, हमारी बहन, आप, माता, पत्नी, परिवार में जो भी महिलाएं हैं, बेटियों के नाम पे हम लोग सोना चांदी खरीदते हैं। जब हम उनके लिए खरीदते हैं तो वो हम पुरुष या घर में अर्निंग लेडी मेंबर भी अर्निंग होती है, वो उसको अपना खर्चा मान लेते हैं कि ये मैंने बेटी को दिया, ये मेरा खत्म खर्चा हो गया। हम ये नहीं मानते बेटी का इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। तो वो उनके लिए उनकी सोशल सिक्योरिटी है। देखिए, आज भी बहुत एजुकेशन के बाद भी बहुत सारी महिलाएं आज भी हाउसवाइफ हैं, बाई चॉइस और बाई नीड। तो उनके पास सोशल सिक्योरिटी में सबसे पहले गोल्ड और गोल्ड की ज्वेलरी होती है। ऐसे में उनको मायके से मिले हुए, पति से मिले हुए, रक्षाबंधन में भाई से मिले हुए सिक्के उनकी सोशल सिक्योरिटी है। ओवर द पीरियड वो बढ़ते जा रहे हैं, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उनका बेचने का दिल नहीं है। क्योंकि 80% औरतों की एक समस्या है कि अगर उनसे पैसे पति ने ले लिए तो वो पैसे वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो कहती है मुझे पैसे रखने ही नहीं है, मुझे सिक्का दे दो और सिक्के को तुम हाथ मत लगा देना। हाँ। तो ऐसे में उनकी वेल्थ तो बढ़ जाती है पर वो यूज नहीं हो पाते। ज्वेलरी आप पहन लेते हैं, सिक्के यूज नहीं होते। सिक्के तो बस एक बेटी, आपने अगर आपको अपनी माँ से कोई सिक्का मिला तो आप चाहेंगे आप अपनी बहू को या बेटी को, जैसे भी आपकी फैमिली में बच्चे हों, उनको आप बस गिफ्ट में दे दें। इसका मतलब है जो वेल्थ आपने अपने लाइफ टाइम में जो कमाई, आपने उसका यूज नहीं किया। एक कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, मेरे चेहरे पर चमक तो आ रही है कि भाई मेरे पास इतना माल है। लेकिन आपको गाड़ी भी तो बड़ी खरीदनी है, आपको एक घर भी तो खरीदना है, आपको एक ऑफिस भी लेना है। उस समय उस सोने को बेच देना ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमारा इमोशन जुड़ जाता है, मैं आपको याद करें शुरू में ये बात बोली थी, इमोशन। अगर हम इमोशनली कनेक्ट हो गए गोल्ड से तो हम उसे बेच नहीं पाएंगे, और बेच नहीं पाएंगे तो ना ऊंचे होने पर उसका फायदा उठा पाएंगे, ना गिरने पर हमारा डर होगा। तो ऐसे में हमें जो इन्वेस्टमेंट पत्नी को या बहन को या माँ को दे दिया, वो तो आप समझिए वो हमारा इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, 20 सालों के लिए। और जो मैंने ETF में लगाया, बॉन्ड खरीदे, शेयर खरीदे, ये मेरा प्योर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ज़रूरत पड़ेगी तो या अच्छा मुनाफा दिखाई देगा तो मैं उसे बेच के पैसे कमा लूँगा, अपने बैंक में छोड़ दूंगा, और जैसे ही मौका मिलेगा मैं दोबारा से उनको फिर इन्वेस्ट कर दूँगा। ठीक है। आज मेरी पत्नी ने अभी कुछ सिक्के खरीदे तो मैं ये समझ चुका हूँ मुझे कितनी भी ज़रूरत हो वो सिक्के मुझे नहीं मिलेंगे नहीं। वो मेरी बेटी, मेरी 2 बेटियाँ, तो दोनों बेटियों के लिए मेरे चले जाएंगे। इसका मतलब है अदरवाइज मेरे लिए अरेंजमेंट है कि वो इन्वेस्टमेंट है कि चलो शादी पे मेरे को कम खर्चे की व्यवस्था करनी है, गोल्ड सिल्वर में जो ज्वेलरी उस समय लेंगे वो एक्सचेंज कर लेंगे, पर मैं उससे और सेल परचेज करके और एडिशनल कोई गेन करना चाहूँ तो वो नहीं होगा। तो इमोशन वर्सेस बिजनेस, ये परसेप्शन का खेल है, तय आपको करना है। आप वर्किंग लेडी हैं, आपको भी अपने माइंड के 2 फ्रेम करने पड़ेंगे
कि ये मेरा लाइफ टाइम के लिए, ये मेरे बच्चों के लिए, ये मेरी ननद की शादी के लिए, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, 4 साल बाद के लिए काम आएगा। ये मेरा इन्वेस्टमेंट मैं खरीदूं, बेचूं और वक्त पड़े तो निकाल लूँ। मेरा परसेप्शन ये बन गया है कि पुश्तैनी सोना चांदी फिर महिलाएं दे पाती हैं अगली पीढ़ी को, और निवेश करके उससे गाड़ी, घर, ये सारी चीज़ें बनाने की जो आपने बताई वो ETF के थ्रू, जो मोस्टली हम देखते हैं कि परिवार का पुरुष सदस्य करता है ज़्यादातर अभी भी, तो वो रहता है। अब मुझे अब एक बात बताएं, आखिरी सवाल मेरा, मैंने अभी शरद कोहली जी का जब पॉडकास्ट किया तो उन्होंने ये कहा कि भारत के सभी लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद देना चाहिए, और वो जब तक अपनी गद्दी पर रहेंगे तब तक तो सोना चांदी बहुत नहीं घटने वाला है, अभी कुछ समय बचा ही है उनके कार्यकाल का। तो क्या आप भी ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को हमें मंदिर बना के और उनका धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भारत के हर परिवार की जो नेटवर्थ बढ़ गई है ये सोना चांदी बढ़ने के चलते, तो उसमें ट्रंप साहब का बहुत बड़ा योगदान है, और अभी आगे आने वाले समय में भी सोना चांदी की कीमतें बढ़ती रहेंगी तो उसमें भी ट्रंप साहब का ही योगदान है? देखिए, ये परसेप्शन ऑफ लाइफ है। ट्रंप तो 4 साल के लिए पहले आए थे, अभी भी 4 साल के लिए हैं, लेकिन सोने चांदी तो हम 1950 से स्टडी कर रहे हैं, 1800 से। या सोना तो शुरू से ही जो इन्वेस्टमेंट रहा है, और शुरू से सोना बढ़ता गया है। मोहम्मद गजनबी भी जब आया था तो उसने भी सबसे पहले सोना यहाँ से लूट के ले गया था। अंग्रेज भी यहाँ से गए थे, तो आज भी उनके म्यूजियम हमारा सोना सजा हुआ है। हमारे सोने से, हमारे चांदी से तो उनकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है। तो अकेले ट्रंप को सारा क्रेडिट देना, मुझे लगता है ट्रंप के साथ अन्याय होगा। इतना क्रेडिट का वो हकदार नहीं है, उसे भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ। तो मेरे ख्याल से कि ग्लोबली सिचुएशन बदलती है। हाँ, ट्रंप ने एक्सीलरेशन का काम जरूर किया है, और मैं तो यही कहूँगा, अगर शरद कोहली जी की बात को जोड़ना है तो भगवान करे ट्रंप कुछ ऐसे काम कर जाए कि अगले राष्ट्रपति को भी उस चीज़ को संभालने में और 2-4 साल लगें, तब तक इंडियन लोग अपने मुनाफा वसूली करके कुछ माल तो बना ही ले। हालांकि ट्रंप साहब उसी राह पर तो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके जितने भी फैसले हैं उनको सब समेटने में बहुत रायता उन्होंने फैलाया, बहुत समय लग जाएगा। अब वो देखते हैं, भविष्य बताएगा, और डेफिनेटली हम जब दूसरी बार चर्चा करेंगे सर, तो ये सिनेरियो भी बदला हुआ रहेगा। फिर बदले हुए सिनेरियो में बदले हुए सवालों के साथ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स भी मुझे भेजेंगे, हम जरूर चर्चा करेंगे। दिसंबर में जब हमारी बात हुई थी तब, और जनवरी एंड में हम जब बात कर रहे हैं तब में ही जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इतना अंतर मैंने तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। अब ये जनवरी के बाद हमारी फरवरी में जब बात होती है, मार्च में जब बात होती है, तब कितने हालात बदल जाते हैं, ये भविष्य बताएगा। जी सर, इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ रहा हूं। हाँ। लोगों को बजट से बड़ी उम्मीद ये कि मोदी जी को कुछ करना चाहिए, कि भाई इतना लोग भग रहा है, लोग क्या करेंगे। तो मेरे से किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया, यार मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, कि सोना इतना बढ़ता जा रहा है, चांदी इतनी बढ़ती चली जा रही है। तो मैंने कहा, मोदी जी तो गरीबों की चिंता करते हैं। अच्छा। सोना चांदी तो गरीब खरीदता कहाँ है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं। तो ये बात थी। खैर, बजट से पहले ही चांदी सोने का गिरना एक अलग न्यूज़ है। अब बजट के प्रावधानों के बाद सोने चांदी पर अगले 15 दिनों में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये देखने की बात होगी। और मुझे लगता है अगली बार जब हम चर्चा करेंगे तो हम बजट को एनालाइज करेंगे, आखिर बजट के किस प्रावधान की वजह से क्या फर्क पड़ा। ठीक बात, डेफिनेटली सर। और आप लोगों को भी सवाल मुझे भेजने हैं, जैसा मैंने आपको कहा, कुछ बात जो पूछना मुझसे रह गया वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, वो भी आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया।